सभी भैया लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग यहां पर लगातार एनटीपीसी साइंस का कवरेज कर रहे हैं, तो यहां पर साइंस की बात करूंगा तो मैं आज फिर से वही 10 से 15 मिनट में एकदम स्पीड के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं टीसीएस ने कहीं ना कहीं पूछ रखा है। एनसीईआरटी से यहाँ पर जो भी प्रश्न बनते हैं भाई, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो ये 7 से 8 नंबर का जो यहाँ पर साइंस पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए भाई, इनको पढ़ करके रखना चाहिए, ताकि यहाँ पर एग्जाम में अगर आए तो आप उन सभी क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से जवाब दे पाए। कह रहा है कि फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है। भाई देखिए, अगर बात करते हैं कि हार्मोन की, कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है फलों में, कह रहा है कि फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है, तो इस बात को समझिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जिब्रेलिन्स दिया है, एब्सिसिक एसिड दिया है, ऑक्सिन दिया है, साइटोकाइनिन दिया है। तो ध्यान सुनिए भैया, साइटोकाइनिन जो है ये पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है ना भैया, पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है, पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है, पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन कहलाता है। बात करेंगे ये करता क्या है, कोशिका विभाजन करेगा। क्या करता भैया, कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन कह सकते हैं, और यहाँ पर विभाजन कह सकते हैं, कोशिका विभाजन कह सकते हैं। और बात करूंगा मैं इसके बाद यहाँ से क्लियर चीजें क्या है, कोशिका विभाजन हो गया, उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं, पौधों में वृद्धि, ठीक है ना, पौधों में वृद्धि की बात करते हैं, पौधों में वृद्धि, ठीक है ना, पौधों में वृद्धि का काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि उनके जो विकास होता है, उनके विकास में साइटोकाइनिन भाग लेता है। सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करूंगा पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भैया क्या बताएंगे, साइटोकाइनिन बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। भैया ये कह रहा है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए, ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ पर फोकस दूरी बराबर, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, r/2। भैया ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर फोकस दूरी को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। अब कह रहे फोकस दूरी को दोगुना कर दें, फोकस दूरी को कितना गुना कर दें भैया, दोगुना कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कितना गुना हो जाएगा भाई, 4 गुना। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो देखिए, यहां पर हम बात करेंगे भाई फोकस दूरी। यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां से और कुछ बात करूंगा मैं, अगर कह दे कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है भैया, लेंस की क्षमता की बात करूंगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, तो P बराबर क्या होता है, 1/f, जिसका मात्रक क्या होता है भैया, डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब यहाँ पर लेंस की बात करेंगे तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक होगा उत्तल लेंस होगा और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस होता है भैया, एक होता है अवतल लेंस। यहाँ से लेंस की बात करूंगा तो उत्तल लेंस जो होगा भाई मेरे ध्यान से सुनना, उत्तल लेंस की बात करूंगा, अरे एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं, चलिए उत्तल लेंस की बात करेंगे भाई, तो उत्तल लेंस की बात करूंगा तो यहाँ पर अगर आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष की बात करूंगा, निकट दृष्टि दोष की बात करूंगा तो यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं भाई। अब यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कब करते हैं, ज्यादातर अधिक मात्रा में बुढ़ापे में होता है, और अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर यंग की अवस्था में भी हो जाता है। अब यहाँ से उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी यहाँ पे होती है भैया, क्षमता, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता पॉजिटिव होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है भैया मेरे, निगेटिव होती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे तैयार रखनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना भाई, समझ में आया, कर लेंगे निश्चित रूप से। चलिए
तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा भैया, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है 4 गुना बढ़ जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी फॉर बॉल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुनिए जिसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कबूतर आंसर होगा, मछली होगा, गिरगिट होगा या चीता होगा। वैसे तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, थोड़ी सी यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं, साझा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है उभयचरों के गिरगिट परिवार को पतला शरीर, ब्लंट स्नाउट, छोटे अंगों के होने के लिए जाना जाता है, जो शरीर को सही कोण पर विस्तारित करते हैं और लार्वा और प्रौढ़ दोनों में पूंछ होते हैं। इस विशेषताओं में गिरगिट को छिपकली जैसा रूप मिलता है। अब यहाँ पे उरेडेला के यहाँ आदेश में सभी 10 प्रसिद्ध गिरगिट परिवारों को शामिल किया गया है। गिरगिट में आमतौर पर सामने की 4 उंगलियां और पीछे की 5 उंगलियां होती, जबकि कुछ प्रजातियों में अंगूठे कम होते हैं और कोई पीछे हाथ नहीं होता। गिरगिट एक 3 कक्षीय हृदय वाला उभयचर होता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्या बता सकते हैं, यहाँ पर हमने सारी चीज लिख रखा है। इसमें 1 निलय और 2 एंट्रिया होती है। भैया यहाँ पर बात करूंगा गिरगिट में कितने निलय होते हैं, 1 निलय और 2 एंट्रिया होती है। तो निलय कितना होगा 1, और एंट्रिया कितनी होती है 2। अब यहाँ से बात करेंगे, कह रहा है ऑक्सीजनीकरण और रक्त वितरण के लिए कुछ जानवरों में अलग अलग रक्त चैनल सर्किट भी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, गिरगिट। यहाँ पे कह रहा है कि किस जीव में, उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है भैया, 3 कक्षीय हृदय की बात करूंगा तो किसमें होता है, गिरगिट में। निलय की बात करें तो निलय कितना होता है, निलय कितना होता है, इसमें निलय कितने होते, 1 निलय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरगिट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चलेंगे। अब कह रहा है क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो होगा AgNO3 इसका फार्मूला होता है भाई। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है, NaCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर आएगा तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा, और कौन से कलर का अवक्षेप इसमें आता है, सफेद कलर का। और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, चिली साल्ट पीटर NaNO3 बन जाएगा। ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट या इसी को हम लोग चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, चिली साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, चिली साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नहीं बनता। यहाँ पे कर रहा है सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनेगा, जो कि राइट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है, अगर यहाँ से वातावरण की बात करते हैं, वातावरण में कोई भी चेंजेस हो, लेकिन वे अपने शरीर के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से खुद से टेम्परेचर यहाँ पे यहाँ ढल जाते हैं और बदलाव कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे इनका वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं रहते हैं, अर्थात उनका तापमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे टेम्परेचर घटे या बढ़े। मछलियां और स्तनधारी पक्षी, और यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी। जो पक्षी होते हैं, पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। वातावरण के टेम्परेचर से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, वातावरण का टेम्परेचर बढ़े या घटे इससे कोई मतलब नहीं होता, इनका टेम्परेचर भैया स्थिर रहता है। तो आप करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, पक्षी और स्तनधारी बताएंगे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन की, यहाँ पर गर्म रक्त वाले जानवर जिन्हें होमोथर्म के रूप में जाना जाता है, जैसे पक्षी और स्तनधारी, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं और इसलिए पर्यावरण के तापमान में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे चमगादड़ हो गया, कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, समतापी जीवों के कुछ उदाहरण है यहाँ पे।
भैया चमगादड़ वगैरह पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, कबूतर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर्यावरण के तापमान के बावजूद स्तनधारियों और पक्षियों के शरीर का तापमान आमतौर पर स्थिर रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का वातावरण कैसा होगा। होमोथर्मी शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए आंतरिक रूप से नियंत्रित करता है, हालांकि हमेशा नहीं। यह आंतरिक शरीर का तापमान आमतौर पर निकट परिवेश से अधिक होता है, इसलिए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको दे दिया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातु अर्थात उपधातु भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, उपधातु। उपधातु की जोड़ी कौन सी है, चयन कीजिए। कार्बन और नाइट्रोजन। भैया कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये दोनों क्या है, अधातु की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, अधातु की श्रेणी में। सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस ये भी अधातु की श्रेणी में आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ये भी किसकी श्रेणी में आते हैं, अधातु की श्रेणी में आते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोल देंगे। क्या बोलेंगे भैया, उपधातु बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, एसआई और जीई। अच्छा यहाँ पे एसआई और जीई जो होते हैं इन्हीं से मिला करके अगर सौर सेल की बात करें, सौर सेल की बात करते हैं तो सौर सेल में इनका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, सोलर पैनल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चलेंगे। भाई अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है ये भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज या 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा भैया। देखिए अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर जैसे करंट आता है तो यहाँ से बात करूंगा, जो वायर आता है इसमें 240 वोल्ट आता है, ठीक है ना, 240 वोल्ट आएगा। तब भाई देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि इसके वायर पर आपने देखा होगा चिड़िया जब बैठ जाती हैं, चिड़िया बैठती हैं तो इनको करंट नहीं लगता है, इनको करंट नहीं लगता है, करंट का अनुभव नहीं होता। कारण ये है कि वोल्टेज नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ये करंट लगेगा तब, करंट दो ही कंडीशन में लगता है, या तो एक फेस वायर होगा, दूसरा अर्थिंग, जब आप अर्थ से टच होंगे तब करंट मारेगा, या वहां पे विभवांतर होगा तो करंट मारेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 110 वोल्ट इस वायर में, अब कभी कभी क्या होता है पक्षियां इसमें से टकरा जाता है, जब इन दोनों में यहाँ पर टक्कर हो गई, अर्थात कहने का मतलब इसका पूछ होगा या कोई भी अंग इसमें अगर टच हो जाएगा तुरंत यहाँ पे करंट लग जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो भैया आपके घर में जो करंट आता है वो कितना आएगा, बात करेंगे 220 वोल्ट, कितना आएगा 220 वोल्ट आता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है भैया 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा अरे भैया, यहाँ से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से कर देंगे, ठीक है ना। 220 यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। आप जो हमारे घरों में, आपके घरों में जो भी करंट आएगा वोल्टेज कितना होगा 200, ठीक है ना। उपयोगी चीजें, उपयोग, हालांकि वोल्टेज 250 240 भी बताता है, लेकिन यहाँ पर उपयोग की बात करें 220 वोल्ट एनफ होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर बात करते हैं CuSO4 2H2O, अगर इसको हम 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करें, 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाता है CuSO4 हाफ H2O, और यहाँ पर 3/2 H2O क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। भैया जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया है, कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां पानी के 2 अणु साझा करती हैं, पानी के 2 अणु साझा करती हैं। फिर कह रहा है कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां पानी के 1 अणु को साझा करती हैं। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट की 1 सूत्र इकाई पानी, यहाँ से देखिएगा बात करूंगा तो डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन क्या कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां पानी के आधे अणु को साझा करती हैं, तो यहाँ पे
H2 होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भैया, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है भाई, कह रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, ठीक है ना। जो खान पीन की व्यवस्था है, ठीक है ना, जो एनर्जी लेते हैं हम लोग उसको किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, अर्ग में मापते हैं, या यहाँ से कोई नहीं, कैलोरी में, ठीक है ना। जो हम लोग खाद्यान्न से जो भी हम लोग खाते पीते हैं, जो भी इससे एनर्जी लेते हैं, जो भी हम लोग इससे एनर्जी लेते हैं वो किस में लेते हैं भैया, कैलोरी में लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कह रहा है फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है ना, या फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं इसे। फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, गलत कह रहा है, कौन सा रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट देखना है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संग्रहित करता है, उसके बाद यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह एक सौर सेल के जैसा आम एक और नाम है, यह इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भाई ध्यान से सुनिए, फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है, प्रकाश वैद्युत सेल जो होता है, यह काम क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, ठीक है ना, या यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाई बात यह है कि यह प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। यहाँ पे दिया है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर की मात्रा, वेक्टर बोले तो यहाँ पे सदिश राशि, सदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा सदिश राशि नहीं, ताप को यहाँ पे चाल, तो अर्थात कहेंगे जो फोर्स होगा। भैया बल सदिश राशि क्यों है, क्योंकि कहीं पर भी बल लगाएंगे तो बल किसी दिशा में लगता है, किसी डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे बल भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सदिश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर अंतर मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी, तो आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ से जेनेवा स्विट्जरलैंड में बात हुई थी 1991 में। 1991 में अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति बनाई गई थी, जो कि कहाँ बनाई गई थी, जेनेवा, ठीक है ना। यहाँ से बात करेंगे जेनेवा के कौन से शहर में, स्विट्जरलैंड शहर में, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड शहर में बनाया गया था। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया 1991 में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल है आपके सामने, कर सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा में करता है, गतिज ऊर्जा में, या सौर सेल विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा भैया, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें करता है, तो कौन से ऊर्जा में करेगा, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कह रहा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर डायऑप्टर होना चाहिए, डायऑप्टर बोलते हैं, या यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से डायऑप्टर किसका मात्रक होता है भैया, यहाँ से बात करेंगे शक्ति या क्षमता का मात्रक होता है, सॉरी यहाँ से क्या बोलेंगे, क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। कैंडेला की बात करेंगे, प्रकाश की, यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है भैया, बल। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है भैया, डाइन होता है। इन सभी बातों को आप लोग बिल्कुल याद रखेगा। कह निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, ये देखना, कह रहा नहीं किया जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है कब, जब हम लोग सही तरीके से पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से स्टडी नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। कह रहा है
कि यहाँ पर ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो देखो भैया एलपीजी का बिल्कुल करते हैं, जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, जो आपके घर में सिलेंडर आता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो कि एलपीजी बताता है। बायोगैस की बात करें तो इसमें मेथेन गैस रहती है, अर्थात गोबर गैस भी कह सकते हैं भैया। गोबर गैस की बात करूंगा मैं, ठीक है ना, यहाँ से गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस की बात करेंगे तो इससे भी भोजन बनाया जाता है। सीएनजी, सीएनजी बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सीएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं भैया, भोजन पकाने के लिए कोयले का भी प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी का प्रयोग भोजन बनाने में नहीं किया जाता भाई, ठीक है ना भाई। यहाँ पे कह रहे पारसेक इकाई है, पारसेक किसका मात्रक होता है भैया, तो क्या बताएंगे आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है द्रव्यमान, नहीं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। चुंबकीय बल यहाँ से बात करेंगे तो न्यूटन हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा। समय का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, सेकंड हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे पारसेक को, यहाँ पे दूरी को मापने की एक और इकाई है जो कि पारसेक है, ठीक है ना। यहाँ पे पारसेक हो जाएगा, दूरी की इकाई होती है पारसेक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप लोग बताएंगे, और इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था, आप लोग यहाँ से करेक्ट आंसर है क्या बताएंगे। चलिए तो यहाँ से भैया अगर बात करूंगा मैं